YouTube channel Navigator the Steady Point, and once again I'm back with a new video. And topic for the day is life process, and in life process we will be discuss about the transportation and how the transportation takes place in animal and how the transportation takes place in plant. So in a very brief, I would like to introduce you about how the transportation takes place in animal. So as we all know that blood is a vascular connective tissue which flow in our entire body with the help of vessels. और एक कैसा है बिल्कुल वेल मैनर्ड और ऑर्गेनाइज सिस्टम है किसका, वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क है जिसमें ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा. फाइन. लेटर ऑन वी विल बी डिस्कस व्हाट इज ब्लड and a complete graphic layout along with the description of blood. Next we will be discuss about heart, because heart is a pumping organ. Without the help of heart blood cannot be circulated in body, but how with the help of the heart blood circulate in body. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के पास भी कुछ वैस्कुलर टिश्यूज हैं, बट सिस्टम इज नॉट लाइक एज इन एनिमल. वहां पे कोई हार्ट नहीं है, ब्लड नहीं है, वेसल्स नहीं है. देन हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट. तो प्लांट की बात करें तो वहां पे क्या आ जाएंगे, हमारे वैस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे. हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कर रहा है एंड फूड का ट्रांसलोकेशन कौन कर रहा है, फ्लोएम. फाइन. सो दिस इज अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट. चलिए लेट्स मूव फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की. व्हाट इज ब्लड? So I have mentioned the blood with the help of this red marker. So as you all came to know that blood is of red color, everyone knows. So blood is red in color. Next, it is a vascular. Vascular का मतलब क्या होता है, जो जिसमें फ्लूइडिटी हो, जो फ्लो कर सकता है. उसके बाद कैसा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. So blood is a red vascular liquid connective tissue. अब रेड कलर में है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, वैस्कुलर फ्लूइडिटी है, लिक्विड फॉर्म में है. कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है? एज वी ऑल नो दैट ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल्स. आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, एक ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट. बहुत सारे सेल्स हैं. तो सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, टिश्यू. तो ब्लड जो है बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए ब्लड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ. क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. क्योंकि क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन. तो पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सबको आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट, अगर हम ब्लड के पीएच की बात करते हैं, सो पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4. सो एज वी ऑल नो, और हमने केमिस्ट्री के क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि 7 pH का मतलब होता है न्यूट्रल, और बिलो द 7 pH का मतलब क्या होता है, एसिडिक, एंड अबव द 7 pH का मतलब होता है एल्कलाइन. सो pH कितना है, 7.4 मींस ब्लड इज एल्कलाइन इन नेचर. कैसा होगा, एल्कलाइन इन नेचर. एल्कलाइन कह सकते हैं या हम इसे बेसिक कह सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लड का एक ग्राफिक लेआउट बनाएंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स विच कंपोज टू फॉर्म द ब्लड. अब मैं इसे रब कर देता हूं. फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी ड्रॉ अ ग्राफिक लेआउट ऑफ ब्लड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑल नो that blood can be divided into the two clear-cut categories. This one is plasma and corpuscles. Fine. Plasma and corpuscles. Fine. Plasma का आगे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, but these corpuscles can be classified further into the 3 clear-cut categories. Okay? हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. पहली कैटेगरी है हमारी एरिथ्रोसाइट, मींस एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं. और नेक्स्ट आती है हमारी ल्यूकोसाइट्स.
ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या होगा? WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड द लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। तो ये 3 टाइप के सेल होंगे ब्लड में, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब हम प्लेटलेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई नहीं करेंगे, ना हम आरबीसी को करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई WBC। This WBC can be classified into the 2 clear-cut categories। तो जो ये ग्राफिक में आगे नीचे बनाने जा रहे हैं इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर योर सिलेबस। हम आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स की बात करेंगे, बट वी मस्ट केम टू नो दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिवाइडेड द WBC इन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सेल। सो फाइन, फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स, नेक्स्ट वन इज granulocytes, fine, and these granulocytes are 3 different types, fine. In the further or the higher classes you will came to know about all the characteristic feature and their functions, okay? So first one is acidophils, basophils and neutrophils। एक ग्रेन्युलोसाइट में हमारे 2 इंपॉर्टेंट सेल आते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो दिस इज द ग्राफिक लेआउट ऑफ द ब्लड, जिसमें हमने देखा कि व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। तो हम थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल बी डिस्कस अबाउट एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड लिम्फ, ओके, जो हमारे सिलेबस में है। और प्लेटलेट्स की भी हम बात करेंगे। अब आता है हमारा प्लाज्मा, फाइन। तो देखिए प्लाज्मा कैसा है, तो प्लाज्मा इज अ ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है? जो पारदर्शी ना हो, फाइन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लाज्मा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या है। तो देखिए प्लाज्मा को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज फैंट येलो नॉन लिविंग, फैंट येलो नॉन लिविंग फ्लूइड, फाइन। एंड इट constitute about 55% ऑफ ब्लड। तो यानी कि हमारे ब्लड में 55% क्या है? सिर्फ प्लाज्मा है। अगर फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा? सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है? देखिए, तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट, फाइन। तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, रेस्पिरेटरी गैसेस को यानी कि जैसे CO2 को भी, और बहुत लिटिल अमाउंट में O2 को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, जो ब्लड में होता है, अल्टीमेटली जिसका फिल्ट्रेशन कहां होता है? किडनी में, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है इट मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी, मींस बफर सिस्टम को क्या करता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में लाता है। मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी। तो बॉडी के क्या करेगा? ये पीएच को भी मेंटेन करेगा। थर्ड फंक्शन आता है होम्योथर्मी। तो होम्योथर्मी का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन बॉडी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
हीट इन बॉडी, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होम्योथर्मी। फाइन। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्या होगा प्लाज्मा का, यानी कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वाटर। फाइन। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। 90 से 92% क्या होगा, सिर्फ वाटर ही होगा प्लाज्मा में। फाइन। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और तीसरा आता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। फाइन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा, केमिकल कंपोजिशन एंड ultimately these are the functions of plasma. Now we will be discuss about RBC. Fine. So now we are going to discuss about RBCs, means erythrocyte. सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आरबीसीज क्या होता है। फाइन। आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल मीन्स रेड इन कलर। बट वाई रेड इन कलर? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो देखिए मोस्ट ऑफ जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो आरबीसी है वो कैसी है, बाई कॉन्वेक्स है। कैसी है, बाई कॉन्वेक्स। और ये शेप आपने देखा होगा फिजिक्स में, व्हेन यू हैव स्टडीड अबाउट द लेंसेज, बाई कॉन्केव शेप एंड बाई कॉन्वेक्स शेप। So in most of the vertebrate, RBC is biconvex and nucleated. But we have to discuss about the RBC in mammal. अगर हम RBC किसकी, मैमल की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम सबसे पहले लिखेंगे कैसी है, सर्कुलर। सर्कुलर बाई कॉन्केव। सर्कुलर बाई कॉन्केव एंड विदाउट न्यूक्लियस। विदाउट न्यूक्लियस मतलब आरबीसी क्या है, एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, इसे हम इन्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन में आता है हमारा कैमल। कैमल में आरबीसी कैसी है, विद न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड। तो कैमल में आरबीसी कैसी है, न्यूक्लिएटेड है। फाइन। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन। कितने दिन का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का? आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज का। 120 दिन बाद आरबीसी कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कहां पे, स्प्लीन में। नेक्स्ट, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या कुछ और भी ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो आरबीसी में एब्सेंट हैं। ओके, सो फाइन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ये कैसे हैं, एब्सेंट है। क्योंकि आरबीसी एक सेल है और ये क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक, किसी भी सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 डेज के लाइफ स्पैन के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी स्प्लीन में, बट वेयर द आरबीसी गेट जनरेटेड? आरबीसी की सिंथेसिस कहां होती है? सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो। कहां पे बनेंगी ये, बोन मैरो। फाइन, इसकी सिंथेसिस होगी बोन मैरो में। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, यानी कि जब जो बेबी होता है वो मदर के यूट्रस में होता है, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होता है, तो वहां पे बोन मैरो जब तक नहीं बनते हैं तब तक आरबीसी का फॉर्मेशन स्प्लीन और लीवर ही करते हैं। लेकिन अडल्ट में सिंथेसिस कहां पे होगी, इन बोन मैरो। नेक्स्ट, इट अपीयर्स रेड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, कैसी होती है, रेड कलर की, इसीलिए इसका नाम रेड ब्लड सेल्स रखा है। तो रेड अपीयर रेड
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उस रिपोर्ट में भी आता है हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन है या अप है, फिर डॉक्टर क्या करता है, सजेस्ट करता है। तो ये हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, आरबीसी का। फाइन। तो आरबीसी की सिंथेसिस कहां हो रही है, बोन मैरो में, और आरबीसी की सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। तो मैं इस टेक्निकल टर्म को भी यहां लिख देता हूं, नॉट टू बी कंफ्यूज। एरिथ्रो, ओके, सो सिंथेसिस इन बोन मैरो। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, आपको ये सिंथेसिस का मतलब क्या है कि आरबीसी सिंथेसाइज हो रही, बन रही है बोन मैरो में, और आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, कि आरबीसी के क्या फंक्शंस हैं, व्हाट द फंक्शंस आर आरबीसी परफॉर्मिंग। तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यानी कि जब हमने प्रीवियस सेशन में जब हमने रेस्पिरेशन की बात की थी, सो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं किसे, ऑक्सीजन को, एंड एग्जॉस्ट CO2। जब हम इनहेल कर लेते हैं, वी हैव लर्न, वो अल्टीमेटली हमारे कहा जाता है, लंग्स में जाता है, और बिल्कुल टर्मिनल एंड यानी कि एल्वियोलर सैक से वो एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। तो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक हीम प्लस ग्लोबुलिन का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, ये यानी कि एक तरह की ये एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाएगा। फाइन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यानी कि हीमोग्लोबिन किस, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर वो O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो हमारे ब्लड की आरबीसी में एक मॉलिक्यूल किसका, हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। O2 के साथ साथ ब्लड में जो आरबीसी है यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी, मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी। तो बॉडी के पीएच को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। अब हम डिस्कस करेंगे WBC के बारे में। फाइन, ये था आरबीसी, नाउ WBC। ओके, सो नाउ WBC जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। फाइन। जैसे एरिथ्रो का मतलब रेड था, तो ल्यूको का मतलब क्या होगा, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। फाइन। सो ये कैसी है, अमीबॉइड, अमीबॉइड, नॉन पिगमेंटेड यानी कि कलरलेस, नॉन पिगमेंटेड मीन्स कलरलेस, अमीबॉइड, नॉन पिगमेंटेड, न्यूक्लिएटेड सेल्स। फाइन। फॉर्म्ड कहां बनेंगी, फॉर्म्ड इन, या फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, स्प्लीन, lymph node and pairs patches। ओके, तो ये कहां बनेंगी, बोन मैरो में बनेंगी, स्प्लीन में बनेंगी, लिम्फ नोड में, और पेयर्स ऑफ पैचेस में।
अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WBC? तो ये क्या है, ये हमारे ब्लड में है लाइक अ सोल्जर्स, यानी कि कोई भी एंटीजन यानी कि जैसे कोई माइक्रोब्स, कोई ऐसी टॉक्सिक प्रोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है तो WBC के सेल क्या करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं, अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये कैसी हुई, फैगोसिटिक इन नेचर। तो सबसे पहला फंक्शन इनका क्या आता है, दे हेल्प इन हीलिंग द वाउंड्स, यानी कि अगर जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे इंफेक्शन ना हो, तो इसलिए क्या होता है कि ब्लड फटाफट क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉटिंग के बाद जैसे ही वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो WBC क्या करेंगे, उसको ओवरकम कर देंगी, ताकि कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। अगर एंटर करता है तो WBC के सेल क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स बना के मार देते हैं। सो दे हेल्प इन हीलिंग the wounds. They help in healing the wounds. Next आता है release और secrete. क्या secrete करेंगे ये, heparin. heparin क्या है, एंटीकोगुलेंट। तो हमारा ब्लड जो होता है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता रहता है, उसकी फ्लूइडिटी बनी रहती है, कभी भी फ्रीज नहीं होता। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है, एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, और उस एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का नाम क्या है, हेपारिन, एंड दैट हेपारिन इज रिलीज्ड बाय WBC। नेक्स्ट, इट रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, एंटीबॉडीज, and these antibodies helps us to fight against the microbes and overcome any sort of the problem is caused by a microbes। और wounds की healing में भी antibodies क्या करती हैं, help करती हैं। Now we will be discuss about platelets। Next is platelets। Fine। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या है। तो देखिए ये कैसी हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स, यानी कि ब्लड में कैसी हैं, सबसे छोटे सेल्स जो हैं वो कौन से हैं, हमारे प्लेटलेट्स हैं। तो ये कैसी हैं, देखिए डिस्कॉइड, oval and formed by the fragmentation of megakaryocytes। और मेगाकैरियोसाइट्स क्या है, एक टाइप के सेल है साइट्स, और ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस। फाइन। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट स्मॉलेस्ट सेल किसमें है, जितने भी ब्लड कार्पसल्स हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड कार्पसल्स। तो जितने ब्लड कार्पसल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, प्लेटलेट्स। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स फाउंड ओनली इन मैमल्स ब्लड। ये सिर्फ मैमल्स के ब्लड में ही प्रेजेंट होगा, और प्लेटलेट्स आपको किसी और वर्टिब्रेट के ब्लड में नहीं मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो व्हाट द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय प्लेटलेट्स। सो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि जब हमारे हाथ पे कोई इंजरी हो जाती है तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक क्या होता है, ब्लड वहां से निकलता रहता है, थोड़ी देर बाद वो बहना बंद हो जाता है, यानी कि क्लॉट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। फाइन।
इसी सीरीज में हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। ओके, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स के बाद हम बात करेंगे अब लिम्फ की। व्हाट इज लिम्फ? फाइन। सो देखिए लिम्फ क्या है? इट इज अ वाइट एल्कलाइन कनेक्टिव टिश्यू and it present between blood and tissue। यानी हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल के जो टिश्यूज होते हैं, उनके बीच में, ब्लड वेसल के बीच में क्या है, एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, वो क्या है? लिम्फ। अगर हम इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स। प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स। So plasma and leukocytes both are collectively known as lymph। तो दोनों को एक साथ कलेक्टिवली नोन एज लिम्फ। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है लिम्फ? तो देखिए सबसे पहला फंक्शन है इट एक्ट एज मिडिल मैन। इट एक्ट एज middleman between blood and tissue। कैसे? देखिए सपोज दैट ये एक ब्लड वेसल है और यहां पे ये कोई एक सेल है। तो ये देखिए जो ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड वेसल में क्या फ्लो करेगा? ब्लड। फाइन, ये क्या है? ब्लड वेसल, इसमें ब्लड फ्लो करेगा। ब्लड से अगर कोई भी मटेरियल एक्सचेंज होना है बिटवीन द सेल, तो वो पहले कहा जाएगा लिम्फ के पास। और लिम्फ से कहा ट्रांसपोर्ट होगा? सेल में। और सेल से कोई भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बाहर आना है तो पहले वो लिम्फ के पास जाएगा, और लिम्फ से कहा आएगा ब्लड में। तो देखिए इट एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ओके, सेकंड फंक्शन। But before the second function, I hope you came to know about the first function. It acts as a middleman between blood and tissue. Second function है it keeps the cell moist. It keeps the cells moist. Fine. So हमारे ग्राफिक लेआउट में जितने भी टाइप के हमने कार्पसल्स पढ़े थे, या जो ग्राफिक लेआउट में मैंने मेंशन कर रखे थे अलग अलग कैटेगरीज, सो वी हैव केम टू नो अबाउट ऑल देम। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट एंड यू विल लर्न दैट हाउ कैन यू ड्रॉ द हार्ट। फाइन। नाउ अब मैं बनाऊंगा हार्ट का डायग्राम। अब बच्चों के सामने बेसिकली फॉर द क्लास 10 एक प्रॉब्लम आती है कि हाउ दे कैन ड्रॉ द हार्ट। तो विद द हेल्प ऑफ बुक वो बना सकते हैं, लेकिन बिना बुक की हेल्प के हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं हार्ट का, एंड अलोंग विद द एप्रोप्रिएट लेबलिंग। सारी लेबलिंग भी ठीक होनी चाहिए। ओके, सो नाउ आई विल टीच यू हाउ कैन यू ड्रॉ अ हार्ट, और मैं आपको बना के भी दिखाता हूं। सो देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द हार्ट। तो हार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, आपको कोशिश करेंगे कि पेंसिल का यूज करें, क्योंकि हमें इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को बना के रब भी करना होगा। एंड वेन यू बिकम परफेक्ट, सो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेन ऑल्सो। फाइन। सो हार्ट बनाने के लिए एवरीवन कैन ड्रॉ द हार्ट लाइक दिस। ये वाला हार्ट सभी बच्चे बना सकते हैं। ये देखिए लाइक दिस। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेल। Hope so, looking good, fine. So first of all हम इस तरह से एक हार्ट बनाएंगे, और ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडिल हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल इस तरह से एक लाइन डाल देंगे, और हम नीचे वाले स्ट्रक्चर को रब कर देंगे। फाइन। रब करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको हल्का सा स्लाइटली एक रिज दिखाएंगे। फाइन। और यहां से इसको
ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट। इस लाइन को भी अब हम रब कर देंगे। फाइन, तो ये हमारा हार्ट का एक आउटले बन गया। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बीचों बीच में सेपरेशन के लिए ये देखिए मैं सेप्टम बना रहा हूं, तो इस तरह से ये देखिए। और थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं इनमें ये देखिए जो नीचे वाला राइट चैम्बर है इसकी वॉल को मैं पतला बनाऊंगा। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट यहीं से हम क्या करते हैं, इसको डबल लेयर्ड बना रहे हैं। ये देखिए ये सेप्टम है, ये सेप्टम नीचे की तरफ जाएगा और यहां से इसको वापस ले जाएंगे यहाँ। फाइन, सो ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसको मैंने थिन वॉल्ड और इसको थिक वॉल्ड बनाया, जैसा कि आपको डायग्राम में देख के ही समझ में आ रहा होगा। ये थिक वॉल्ड है और इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, सो एज वी नो कि जो मैमल्स का हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, तो कहीं पे 3 चैम्बर्ड 2 चैम्बर हार्ट भी है, बट हमें सिर्फ मैमल के हार्ट की बात करनी है फिलहाल। तो मैमल का हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर। तो ये हमारे 2 चैम्बर तैयार हो चुके हैं। तो ये कैसा है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा कैसा है, राइट साइड। सो नॉट टू बी कंफ्यूज, आप ये ना सोचिएगा कि ये मैं राइट हैंड से बना रहा हूं तो ये राइट है। दिस वन इज द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट है, क्योंकि ना हार्ट ऐसे होगा। तो अब देखिए दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट। ओके, सो फाइन, दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट। अब 4 चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर हम बना चुके हैं, क्लियर कट। नाउ ये देखिए ये मैंने बीच में 2 वॉल्स बना दिए हैं। फाइन, सो ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट तैयार हो चुका है। ओके, इसके बाद व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो ये प्लीज इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि इसको आप एक एक पार्ट्स को लेवल करते जाएं। फाइन, तो ये पोर्शन मैंने आपको बताया था, दिस वन इज अ लेफ्ट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन में ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल। फाइन, और ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये राइट साइड है, सो सेम इट इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। सो 2 बातें क्लियर हो गई कि ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है, और ऊपर वाले 2 चैम्बर ऑरिकल्स है, नीचे वाले 2 चैम्बर क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। तो ये कैसा हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। फाइन, अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि ये जो बीच में ये लाइन है जो क्या कर रही है, इन चारों चैम्बर्स को यानी कि राइट ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल से और नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये बीच में ये पोर्शन जो डिवाइड कर रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सेप्टम। ये क्या है, दिस वन इज सेप्टम। अब सेप्टम, जब ये सेप्टम 2 ऑरिकल्स के बीच में होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जब ये सेप्टम 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फाइन, नेक्स्ट अब ये देखिए ये क्या है, वॉल्व्स है। फाइन, एक वॉल्व ये है और एक वॉल्व ये है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से ये वॉल्व सेपरेट कर रहा है और यहां पे लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वॉल्व सेपरेट कर रहा है। ओके, सो इस वॉल्व का नाम क्या होगा, इस वॉल्व का नाम होगा बाय cuspid valve, and this one is tricuspid valve. ओके, तो ये 2 वॉल्व है जो इनको क्या कर रहे हैं, आपस में सेपरेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखिए अब यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। इस तरह से एक सप्लाई है ये और एक इस तरह से। फाइन, तो ये क्या है हमारा, दिस वन इज सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाला और नीचे वाला है इंफीरियर वेना कावा। तो ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज इंफीरियर वेना कावा। फाइन,
इंफीरियर वेना कावा का क्या काम है? हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, 4 चैम्बर हार्ट है, तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अल्टीमेटली वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होके लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना कावा की हेल्प से राइट ऑरिकल में डिपॉजिट हो जाएगा, और सुपीरियर वेना कावा की हेल्प से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स वो कहां डिपॉजिट हो जाएगा? राइट ऑरिकल में। तो फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स deoxygenated blood is deposited into right auricle with the help of superior vena cava, and from the lower body parts with the help of inferior vena cava. Okay, now I am going to be draw the arteries. Fine, देखिए अब मैं बनाता हूं एक और स्ट्रक्चर, and please try to make the diagram step by step as I have drawn. Fine, ये बीच वाली लाइन हम रब कर लेते हैं जिससे कि हमें ये क्लियर कट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, सो देखिए मैंने एरोस बना दिए हैं। ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये देखिए आ रहा है ऊपर से और नीचे से, और यहां से ये ब्लड राइट ऑरिकल से कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी यहां से इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ओके, सो अब आपको लग रहा होगा कि हार्ट बनाना बहुत टफ टास्क नहीं है, बट फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हाउ टू ड्रॉ द हार्ट। अब देखिए, सो ये क्या है? दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी। इसको मैं ब्लू कलर से मेंशन करूंगा, तो ब्लू कलर से जो मैंने ये मेंशन कर रखा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पोर्शन है। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। फाइन, नेक्स्ट अब मैं मेंशन करूंगा विद द हेल्प ऑफ रेड मार्कर। ओके, अब रेड मार्कर की मदद से हम बनाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अल्टीमेटली ये देखिए, जब ये ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, तो आगे जाके ये दो पार्ट में बाइफर्केट हो रही है। मींस एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक राइट। वो क्या करेगी? सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ले जाएगी? लंग्स के पास। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वापस आ जाएगा कहां पे? हार्ट के पास विद द हेल्प ऑफ दीज 2 चैम्बर्स। इन 2 चैम्बर्स की मदद से वापस आएगा, सॉरी इन 2 वेन्स की मदद से। कहां पे? इन 2 चैम्बर्स में। फाइन, अब इनका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। सो ये दोनों क्या है? पल्मोनरी वेन है। मैंने रेड कलर से इसलिए मार्क किया है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया? लंग्स को। लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड बना के रिटर्न कर दिया किसको? हार्ट को। और पल्मोनरी वेन्स की मदद से वो हार्ट में दोबारा वापस आ जाएगा। ये 2 पल्मोनरी वेन्स हैं। अब यहां से ये ब्लड कहां जाएगा? अल्टीमेटली नीचे वाले चैम्बर में। ये देखिए, तो लेफ्ट ऑरिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर आएगा और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। सो हमें बीच की लाइंस क्या करनी है? रब कर देनी है, जिससे क्या होगा कि हमें क्लियर कट एक साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि ऑर्टा किस तरह से फ्लो कर रहा है। ओके,
सो दिस वन इज ऑर्टा। ये क्या है? ऑर्टा। अब ऑर्टा से क्या होगा? सारा का सारा ब्लड हार्ट से बाहर आ जाएगा और कहां चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स। तो जो रेड पोर्शन से मैंने दिखाया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, और जो ब्लू से दिखाया है ये कैसा ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट एक चीज और कि जो हार्ट है, तो हार्ट कैसा है? ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन करता है और क्या करता है? डायलेशन करता है। तो हम हार्ट को क्या लिख सकते हैं? अब बात आती है डेफिनेशन की कि व्हाट इज हार्ट। तो हार्ट कैसा है? सेल्फ रेगुलेटरी। कैसा है? सेल्फ रेगुलेटरी, यानी कि अपना रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये खुद ही करता है। सेल्फ रेगुलेटरी, मायोजेनिक, मस्कुलर, पंपिंग ऑर्गन। ओके, सेल्फ रेगुलेटरी, मायोजेनिक, यानी कि जिसको ऊपर नर्वस सिस्टम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ये अपनी एक्टिविटीज को खुद ही कंट्रोल करता है। तो सेल्फ रेगुलेटरी, मायोजेनिक, मस्कुलर, पंपिंग ऑर्गन, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। फाइन, किसका बना था ये? कार्डियक मसल्स का। और कार्डियक मसल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लास यानी कि 9th में पढ़ा होगा, जब आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा, स्ट्राइएटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स। फाइन, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, सो वेयर द हार्ट इज लोकेटेड, लोकेशन कहां पे है? लोकेशन है ये थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर मतलब ये, तो देखिए हार्ट कहां पे होगा? ये हमारे क्या है? दो लंग्स हैं, ये कैसा है? राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग है, और बीचों बीच में ये देखिए क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम से स्लाइटली लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्ट होगा, ऑलमोस्ट हियर। फाइन, एंड वी कैन फील द हार्ट बीट व्हेन वी प्लेस्ड आवर हैंड ओवर दिस पोजीशन। ओके, फाइन। सो लोकेशन हम क्या कहेंगे? थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर में कहा? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी। फाइन, अब मैं आपको थोड़ा सा पेरिकार्डियल कैविटी भी बना के यहां दिखा देता हूं। तो देखिए जैसे ये हार्ट है, तो इस हार्ट के चारों तरफ एक छोटी सी क्या होगी? एक कैविटी बनी होगी, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। Almost like this. So this one is pericardial cavity. Pericardial cavity. और इस कैविटी में आप देख सकते हैं कि कैविटी और हार्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जिसे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट के बीच का जो स्पेस है, इसे क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस। और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है? हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है और हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से भी प्रिवेंट करता है। तो थोरेसिक चैम्बर में इन पेरिकार्डियल कैविटी। अगर हम इसके साइज की बात करें, तो साइज क्या होगा? साइज होता है इसका 9 सेंटीमीटर लेंथ एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। 9 सेंटीमीटर लेंथ एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। ओके, फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके वेट की, तो वेट मेल में इसका वेट कितना होगा? मेल में इसका वेट फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, 280 to 340 ग्राम। कितना होगा? 280 से 340 ग्राम। फीमेल की बात करें तो फीमेल में हार्ट का वेट कैसा होता है? कम होता है। फीमेल में हार्ट का वेट कितना होगा? 230 से 280 ग्राम।
So fine, hope so today you learn that how can you draw the heart and these are the different parts of heart and keep remember this diagram, क्योंकि इसके जस्ट बाद में आपको ग्राफिक लेआउट बना के दिखाऊंगा और वो ग्राफिक लेआउट आपको बताएगा कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में ब्लड कम्स ट्वाइस, हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। कैसे? सबसे पहले इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा की मदद से इस चैम्बर में आएगा, अल्टीमेटली राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ही विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाहर जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से दोबारा प्यूरिफाई होके यानी कि ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स की मदद से कहा आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा बॉडी के बाहर। तो यहां पे कैसा हुआ? ट्वाइस सर्कुलेशन, वंस द ब्लड कम्स goes out then comes again and goes out, means circulation takes place 2 times, that's why जो हमारा 4 चैम्बर हार्ट है इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। नाउ आई एम गोइंग टू बी ड्रॉ द ग्राफिक लेआउट ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सो नाउ ग्राफिक लेआउट of circulatory system, सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन। अब हम सीखेंगे कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, एक हार्ट बनाऊंगा। अब देखिए हार्ट का डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डायग्राम कैसे, तो इसको हम क्या करते हैं सिंपली बॉक्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे हार्ट का डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, सो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट है, फाइन, ये कौन सा चैम्बर है? ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज राइट ऑरिकल एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। ओके, नॉट टू बी कंफ्यूज इन एब्रीविएशंस, मैं एब्रीविएशंस को भी यहां थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। LT मीन्स लेफ्ट, RT मीन्स राइट, A for auricle not apple, V for ventricle। ओके फाइन, तो एब्रीविएशंस का यूज हम यहां कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ अब सवाल आता है कि किस तरह से सर्कुलेशन होगा। तो हार्ट का डायग्राम अभी भी आपने सीखा, बनाया, उसको इमेजिन करिए और सीखिए कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। तो सबसे पहले क्या है? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखिए एक सप्लाई लाइन ऊपर और एक, फाइन, इस तरह से। तो ये लेबलिंग क्या होगी? ये होगा हमारा ऑर्टा। क्या है ये? दिस वन इज ऑर्टा। ऑर्टा क्या करेगा? ऑर्टा सप्लाई देगा किसकी? प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए मैंने इसको रेड से मेंशन किया है, जो ब्लू से मेंशन करूंगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फाइन। अब यहां पे हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है, यहां पे लीवर, और नीचे की तरफ इसको ड्रॉ कर लें क्योंकि हमें लंग्स भी बनाने होंगे बाद में। तो देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? दिस वन इज लीवर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये सप्लाई कहां जाएगी? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। Stomach and intestine. Fine. Next, the supply of pure and oxygenated blood goes to kidney. Okay, and ultimately, in the last, the supply of the blood goes to lower body parts
एंड लेग्स, लोअर बॉडी पार्ट्स एंड लेग्स। फाइन, ये कैसा है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। ये देखिए ऑर्टा की मदद से ब्लड बाहर आया, एक सप्लाई ऊपर और एक सप्लाई लाइन नीचे की तरफ आ गई। फाइन, ओके। सो ये हमारे क्या हो गए? ये सारे अलग अलग पार्ट्स हो गए। अब हम ये देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ ही सप्लाई कहां जा रही है। तो ये सप्लाई जा रही है हेड एंड आर्म्स। तो हेड एंड आर्म्स के लिए भी एक सप्लाई जा रही है और बाकी जो है लोअर पार्ट्स के लिए जा रही है विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लीवर के पास अब हमें दो बातें याद रखनी है कि प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो लिसन द केयरफुली, प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय आर्टरी और इम्प्योर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय वेन्स। तो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? आर्टरी लेके जाती है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। जितना भी इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कौन कैरी करेगा? वेन्स कैरी करेंगी, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। और ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, एक ग्राफिक लेआउट, एक चार्ट बनाऊंगा मैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में डिफरेंस का। फाइन, तो लीवर के पास जो ब्लड की सप्लाई आ रही है वो कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। एंड अल्टीमेटली ये सप्लाई कौन लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है हमारा हेपेटिक आर्टरी। फाइन, अगर ये थोड़ा सा हम इसको क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमें और मार्जिन मिल जाएगा प्रॉपर नाम लिखने का। फाइन, कुछ ऐसा चेंज नहीं करना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, सो ये देखिए हेपेटिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक के पास, कौन लेके आ रहा है? मेसेंट्रिक आर्टरी। ओके, किडनी के पास प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है? क्योंकि जितने भी ये बॉडी ऑर्गन्स हैं इनके सेल्स को क्या चाहिए? प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। किसके लिए? ऑब्टेनिंग द एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें होगी तो ऑक्सीडेशन करेगी ग्लूकोज का, जहां से हमें एनर्जी मिलेगी। किडनी के पास कौन लेके आ रहा है? रीनल आर्टरी। ओके, और लास्ट में लोअर बॉडी पार्ट्स एंड लेग्स के पास कौन लेके जाएगा? इलियक आर्टरी। फाइन, नेक्स्ट, अब जितना भी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास, अब यहां से ये ब्लड क्या होगा? धीरे धीरे वापस जाएगा। जब बॉडी के पार्ट्स के पास ब्लड आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है और ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल ले लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? उसमें CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट डिपॉजिट कर देते हैं और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर आके प्रोसीड होता रहता है। फाइन, अब जब लीवर से ये ब्लड वापस आएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा। फाइन, देखिए इसीलिए मैं इसको किससे शो कर रहा हूं? ब्लू कलर की लाइन से। तो ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लीवर, मैंने आपको बताया था कि आर्टरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी और वेन्स कैसे होगी? इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड लेके वापस आएगी। तो लेके जाएगी कौन? हेपेटिक आर्टरी, और वापस कौन लाएगा? हेपेटिक वेन। ओके, नेक्स्ट, किडनी से कौन लेके जा रहा था? रीनल आर्टरी, और वापस कौन लेके आएगा? रीनल वेन। ऑन द सेम मैनर लोअर बॉडी पार्ट्स एंड लेग से कौन लेके आएगा? इलियक वेन। फाइन, यहां पे हमारे सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि स्टमक और इंटेस्टाइन के पास डायरेक्ट ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड और प्योर विद द हेल्प ऑफ मेसेंट्रिक आर्टरी, लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं वापस। ये क्या करेंगे? अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में डिपॉजिट कर देंगे। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से अपना सारा ब्लड यहां डिपॉजिट कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।
अल्टीमेटली ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, कलेक्ट होगा और वापस चला जाएगा कहां पे, हार्ट के पास। और कहां चला जाएगा, हार्ट के राइट ऑरिकल में। तो ये देखिए ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन कैरी कर रहा है इसको, ये कैरी करने वाली जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। आपने हार्ट के डायग्राम में भी देखा था, इंफीरियर वेना कावा। ओके, ऑन द सेम मैनर जो हेड एंड आर्म्स है, यहां से ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन कर रहा है, इंफीरियर वेना कावा। और अपर बॉडी पार्ट्स यानी कि हेड एंड आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। ओके, सुपीरियर वेना कावा कैरी करेगा और ये सारा का सारा ब्लड कहां कर देंगे डिपॉजिट, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये सारा ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट चैम्बर में प्रोसीड हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डीओबी। डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डीओबी का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसकी मदद से बाहर आएगा, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ओके, कहां आएगा, लंग्स के पास। फाइन, यहां पे मैं लिख देता हूं लंग्स। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से आया, तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी केम इन कांटेक्ट ऑफ लंग्स। और लंग्स के पास आने के बाद ये ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और अल्टीमेटली बैक टू हार्ट। कहां चला जाएगा, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सर्कुलेट होके बाहर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। अब यहां पे ब्लड कैसा है, ओबी। ओबी का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने आपको बताया था कि ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। तो यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी वेन। फाइन, कहां लेके जा रही है, लेफ्ट ऑरिकल के पास। So this is the graphic layout of double circulatory system. I hope so you came to know about all of these, that how the double circulation takes place. और देखिए सर्कुलेशन दो बार हो रहा है, यहां से ब्लड बाहर आया और यहां वापस, यहां से अगेन राइट वेंट्रिकल से बाहर आया और दोबारा फिर अंदर गया, और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा की मदद से फिर बाहर, यानी कि सर्कुलेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस। तो दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। फाइन, ओके, तो आई होप सो इसमें आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वंस अगेन हैव अ लुक फॉर द डायग्राम। ओके, फाइन, सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ दिस चार्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर। फंक्शंस की अगर बात करें तो आर्टरी सेंड ब्लड टू हार्ट, यानी कि क्या करती हैं, सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट। जैसे कि हमने देखा था ऑर्टा से बाहर आ रहा था और आर्टरीज डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, तो सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं। वेन्स की बात करें, सेंड ब्लड टू द हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, वापस जाएगा ब्लड के पास। और ये क्या है, मटेरियल एक्सचेंज विद टिश्यू। प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज में कैसा होता है, प्रेशर जो होता है काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, और ब्लड क्या करता है, बहुत तेजी से प्रेशर के साथ फ्लो करता है। और अगर कंपैरिजन किया जाए वेन और कैपिलरी से, तो प्रेशर यहाँ पे कैसा होता है, लो, और यहाँ पे भी प्रेशर कैसा होगा, काफी लो होगा। अब रीजन क्या है, रीजन तीसरा है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो होगा। नैरो ल्यूमेन होने की वजह से इसका प्रेशर हाई है, और यहाँ पे ल्यूमेन कैसा है, वाइड है। तो वाइड होने की वजह से कैसा है, प्रेशर लो है। और यहां पे ल्यूमेन कैसा है, एक्सट्रीमली नैरो। फाइन, नेक्स्ट आता है वॉल थिकनेस की बात। इसके बाद मैं एक
दो ग्राफिक लेआउट के साथ साथ दो डायग्राम भी बनाऊंगा, जो से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है एट द लेवल ऑफ डायग्राम। फाइन, नेक्स्ट आता है वॉल थिकनेस। तो वॉल की थिकनेस कैसी है, आर्टरीज की वॉल कैसी है, काफी थिक है, ये थिन है, और कैपिलरीज एक्सट्रीमली थिन। वॉल लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 वॉल लेयर्स होंगी, यहाँ पे भी 3 वॉल लेयर्स होंगी, और यहाँ पे अल्टीमेटली 1 वॉल लेयर। मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, जो इसको क्या करते हैं, इसकी वॉल्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, स्मॉल अमाउंट एंड नॉट अवेलेबल मीन्स नन। वॉल्स की बात करें तो वॉल्स जो होंगे आर्टरीज में नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन नैरो है और ब्लड बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो वो क्या करेंगे, उस प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए किसी भी तरह का कोई भी वॉल्व नहीं होगा। बट वेन्स में वॉल्व होते हैं, क्योंकि ब्लड जब सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाने के बाद वहां से वापस रिटर्न होता है, तो उसका जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ल्यूमेन कैसा है, यहाँ पे वाइड है, जिसके कारण प्रेशर स्लो है, तो वो ब्लड कहीं बैक फ्लो ना कर दे। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, वॉल्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज। और एक यूनिवर्सल नेचर है किसका, वॉल्स का, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो, ये कहीं भी हो, आइदर इन हार्ट और आइदर इन वेन्स। फाइन, लास्ट वन, कैपिलरीज में किसी भी तरह का कोई भी वॉल नहीं होगा। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दीज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम TS of vein, transverse section of vein, and this is the transverse section of artery. तो ये दोनों डायग्राम्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ल्यूमेन कैसा है, ल्यूमेन इज वाइड, ये देखिए काफी बड़ा है ल्यूमेन, ये अंदर वाला स्पेस जो है, और आर्टरी में कैसा है, नैरो है, और फिर उसके बाद ये इलास्टिक मेम्ब्रेन्स भी है जो इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है, और सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका एक्सटर्नल एंड ट्यूनिका मीडिया। तो दिस इज द डायग्राम्स। ओके, सो आप इसको ड्रॉ आउट भी कर सकते हैं इन द सेम मैनर। अब मैं इसे रब करता हूं, और रब करके अब मैं आपको बताता हूं अबाउट द ब्लड। फाइन, सो इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर। बहुत कॉमन टर्म है जिसे हम डेली के लाइफस्टाइल में काफी सुनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें कंप्लेन है ब्लड प्रेशर की, कुछ लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कुछ लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर वो कह रहे हैं कि डाउन हो जाता है। ओके फाइन, सो अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या। सो देखिए, ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर इज एक्सर्टेड, फाइन, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ओवर द वॉल ऑफ कैपिलरीज। ओके, या वेसल्स की वॉल पे ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम क्या है, स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या है, स्फेग्मोमैनोमीटर। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। नॉर्मल, अगर हम बात करें एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की, तो नॉर्मल बीपी जो है उसका एक स्टैंडर्ड क्या है जिसे हम स्फेग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं, दैट इज 120/90 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। व्हाट इज 120 एंड व्हाट इज 90? 120 देखिए क्या है, 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। फाइन, सिस्टोलिक प्रेशर कब जनरेट होगा, यानी कि हार्ट क्या करता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ओके, तो सिस्टोलिक प्रेशर कब जनरेट होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। फाइन, जो हमारा 90 है, 90 क्या है, इट इज डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। फाइन, ये कब जनरेट होगा, जब हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, डायलेट, यानी कि कैसा हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट जो है वो कैसा होगा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो हमारा हार्ट क्या करता है, कंटिन्यूसली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल,
और उसका जो रिलैक्सेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल, और उस सिस्टोल से जो प्रेशर जनरेट होगा सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोल मतलब जब हार्ट रिलैक्स होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज 120 ये होगा और 90 ये होगा। फाइन। सो इन द लास्ट दो और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड की अगर देखिए हम बात करें तो जो हमारा हार्ट है ये साउंड करता है। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि हमारा हार्ट कैसे करता है, धक 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 धक, नॉट अ धक धक, वो सिर्फ सॉन्ग्स में है ऐसा बोला जाता है, बट नॉट इन एक्चुअल। सो हार्ट हमारा कैसे साउंड करता है, हमारा साउंड करता है हार्ट लव एंड डब, लव डब, लव डब, नॉट अ धक धक, इट्स लव डब। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में 72 टाइम्स बीट करता है। तो हार्ट हमारा क्या होता है, जब बीट करता है तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो उसी में उसकी पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यानी एक सिंगल हार्ट बीट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। सो मीन्स 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी बार हार्ट बीट होगा, 72 टाइम्स। फाइन। और कुछ हार्ट से जुड़ी डिसीजेस भी हैं, जैसे हार्ट फेल्यूर है या हार्ट अटैक है, बहुत सारी है। ओके फाइन। सो होप यू लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिस तरह से आप हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और इसी तरह से मैं आगे भी कुछ ऐसे और अच्छे वीडियो लेता आऊंगा। एंड प्लीज फाइनली वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, don't forget to subscribe my channel, like and comment, and I will be back very soon with a new video. Thank you.